Hello students, myself Vishal Singh Srivastava, Assistant Professor in GL Bajaj Engineering College in the Department of Mechanical Engineering. Today we are discussing about the grinding process and their wheels specifications and other technical specification of the grinding wheel. It is a part of a manufacturing process which is taught in second year, mechanical second year, and it is a third unit of the MP, manufacturing process subjects. We cover grinding operations with the basics of grinding, what is the grinding and what is requirement, dimensions and specification related grinding wheel, and abrasive bonds and other many things in this lecture. First of all, we define what is the grinding process. Basically, we can say grinding is a material removal process in which a rotating wheel remove the material by the action of revolving means rotations, and by the help of abrasive particles. That particles is known as a grit या उसे ग्रेन भी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर दें तो ये हमारे पास एक ग्राइंडिंग व्हील होती है. ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है और यहाँ पे वर्क पीस होता है हमारा. तो ये रोटेट करेगा अपना एक डायरेक्शंस में और वर्क पीस को हम टेबल पे हम फिक्स रखते हैं. रेजिडली हेल्ड रखना होगा क्योंकि ग्राइंडिंग के ड्यूरेशंस में फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है. तो वर्क पीस को जिसमें भी आप मैग्नेटिक चक में रखो या फिर जॉ के बीच में रखो, रिजिडली हेल्ड रखना होता है. ठीक है, वर्क पीस इधर उधर मूव ना करे. और हम ग्राइंडिंग करके प्रोसेस करते हैं और चिप्स के फॉर्म में मटेरियल का रिमूवल होता है और जो रिक्वायर्ड हमें डायमेंशंस चाहिए वो हमें मिल जाता है. सो बेसिकली इट इज़ अ मटेरियल रिमूवल प्रोसेस. ये भी है एक टाइप का. ठीक है, जैसे इसके पहले आपने लेथ का नाम सुना होगा, लेथ मशीन है, ये भी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है. ग्राइंडिंग, मिलिंग ये सब है. तो उसमें एक कड़ी आगे ये भी जुड़ गई कि ये है. ठीक है, द व्हील यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द ग्राइंडिंग ऑपरेशन नोन एज अ ग्राइंडिंग व्हील. इसे हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं और ये जो ग्राइंडिंग व्हील जिसका बना होता है उसे एब्रेसिव पार्टिकल्स कहते हैं. ठीक है, दैट पार्टिकल्स जो अगर हम माइक्रो लेवल पर डिस्कस देखेंगे उसको, तो बहुत ही स्मॉल और हार्ड मटेरियल्स का बना होता है जिसकी शॉपिंग एज होती है. अगर हम देखेंगे तो मैं आपको इस पीपीटी में पहले वही दिखा दे रहा हूँ. जैसे आप इसको देख सकते हैं कि अगर ये ग्राइंडिंग व्हील है, अगर ये देखो ग्राइंडिंग व्हील का हमने एक छोटा सा एरिया को हम जूम आउट करके देख रहे हैं एक एलिमेंट्री पार्ट को लेके, कि उसमें जैसे कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, हज़ारों में होंगे, करोड़ों में होंगे. तो हमने एक एरिया को जूम किया, देखा कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ग्राइंडिंग ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 जैसे ऐसे आप कह सकते हो, सबको नॉमेनक्लेट कर दो जैसे भी. और ये हमारा वर्क पीस है और ये जब हमारा ये रोटेट करेगा तो ये जब ऐसा कट इसका टच में जाएगा तो जो आप फीड दोगे जिस हिसाब से और डेप्थ ऑफ कट दोगे ये उतना मटेरियल रिमूव करेगा. अगर हम देख लें तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा डेप्थ ऑफ कट है यहाँ से यहाँ तक, यानी इतने वर्क पीस की इन्होंने मशीनिंग कर दी है. ठीक है, तो जो रेंज होता है डेप्थ ऑफ कट का 0.05 तक रखते हैं. 0.05 को हम लोग मतलब कंसीडर करके इसको हम रेंज को रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है. अगर आप ज़्यादा करोगे तो प्रेशराइज होगा तो व्हील का वो व्हील में डिफेक्ट्स आ जाएगा. जैसे कि इसका एट्रस वियर उसे कहते हैं, वियरिंग आ जाएगी इसमें. और या मे बी ये भी हो सकता है कि वो जब फोर्स ज़्यादा लो तो वहाँ पे जैम भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, क्रैकिंग भी आ सकती है. तो हम इसको बहुत ही डेप्थ ऑफ कट बहुत ही लिटिल अमाउंट में देते हैं, बहुत छोटा छोटा देते हैं. ठीक है, व्हील्स की अगर हम बात कर लें तो व्हील के जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा वो व्हील जो हमारा है वो एब्रेसिव पार्टिकल्स का बना हो. वो दो मटेरियल्स का भी बन सकता है. अपर सरफेस को हम जैसे आपको ये है हमारे पास, अगर ये बेंच ग्राइंडर की बात कर लें, आप यहाँ व्हील दिख रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा अगर इसके डायमीटर की हम बात सेंटर से बात करें तो पूरा का पूरा ये नहीं बना होगा. ये बस इतना अमाउंट है जो छोटा सा है वही है हमारे पास. यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा नहीं. या फिर अगर हमें और भी किसी पार्टिकल्स का बनाना हो, जैसे कि डायमंड का एब्रेसिव पार्टिकल्स या किसी और मतलब प्रेसियस मटेरियल का हमें यूज़ करना है जिसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो हम इस पर कुछ mm की थिकनेस लेयर यहाँ लगा देते हैं, एडिशन कर देते हैं, वो ग्राइंडिंग व्हील
हो जाता है वो, क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा किसी जैसे CBN का बनाएंगे या डायमंड का बनाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, दैट वाज टू मच कॉस्टली फॉर अस एंड ओवरऑल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हायर अप एंड वी मे बी इन द लॉस। ठीक है, तो ये ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या था, ग्राइंडिंग व्हील किसे कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील किसका बना होता है, एब्रेसिव मटेरियल्स का बना होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। आफ्टर दैट ये मैकेनिज्म था कि कैसे ये आता है, ग्राइंडिंग व्हील की ये V वेलोसिटी है, ये वर्कपीस की वेलोसिटी VW है, और ये जब ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में ग्राइंडिंग व्हील, और ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे फीड का डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, अदरवाइज अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में रहेंगे तो मशीनिंग में तो नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि साथ में पैरेलली चलेगा तो कहाँ से वो मटेरियल को रिमूव करेगा, यहाँ पे एक रजिस्टिंग फोर्स लगना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, जो डेप्थ ऑफ कट की मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि रफिंग कट अराउंड 0.002 या 0.05 mm पे हम रखते हैं, जनरली ये स्टैंडर्ड ही है हमारा। और जो ग्राइंडिंग स्पीड होती है, जो ड्यूरेशन में ग्राइंडिंग मशीनिंग हम कर रहे हैं, उसकी जो कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, पाई डी एन, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर, क्योंकि आप कितने आरपीएम पे करना है ये भी तो एक पैरामीटर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा थोड़ी है कि आपने लगा दिया 3000 4000 आरपीएम, हमें वो व्हील का साइज बहुत स्मॉल है, तो व्हील के साइज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कटिंग स्पीड जो ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेशन होगा वो ग्राइंडिंग किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन बेसिक्स है ये, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। जैसे कि अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस से बात है मटेरियल रिमूवल रेट बहुत स्मॉल होता है, बहुत लिटिल बट अमाउंट में होता है चिप्स के फॉर्म में, तो आपको जब लिटिल अमाउंट में होगा तो ये ड्रॉबैक भी है, अगर हमें मशीनिंग बहुत तेज़ी से करनी है, हमें बहुत जल्दी से प्रोडक्शन इंक्रीज कराना है तो हमें नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, तो हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको क्लोज डायमेंशन अचीव करनी है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई वर्क पीस है जिसकी थिकनेस है 150 mm and you want to reduce it 149 mm, 49 mm, 1 mm की बात हो रही है, 1 mm बहुत ही क्लोज है, तो उस केस के लिए हम लेथ मशीन पे नहीं, इसको मशीन शेपर पे नहीं कर सकते, क्योंकि 149 से 148.8 भी हो गया तो वो हमारे लिए मिसअलाइनमेंट हो सकता है, हमारा वर्कपीस रिजेक्ट हो सकता है। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये ग्राइंडिंग से ही करेंगे, बहुत स्मॉल अमाउंट पे हमें करना है तो ग्राइंडिंग यूज़ करेंगे, इतना क्लोज या इससे भी क्लोज लाना हो, 149.5 लाना हो, 149.7 लाना हो, तो हम ग्राइंडिंग को प्रीफर करते हैं। तो जहाँ पे डायमेंशन अचीवमेंट हमें चाहिए एकदम क्लोजली हो, वहाँ पे हम प्रीफर करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आप देखोगे हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए है, ये वही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है सरफेस फिनिशिंग इज अ वेरी गुड। ऑब्वियस सी बात है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन एक तरह से फिनिशिंग ऑपरेशन को हम कंसीडर, हमारे दिमाग में चलता है कि ये फिनिशिंग ऑपरेशन, क्यों, क्योंकि हमने लेथ मशीन से ऑपरेशन किया तो थोड़ा बहुत सरफेस रफनेस रह ही जाएगा, तो सरफेस रफनेस को रिमूव करने के लिए हम ग्राइंडिंग करेंगे। अगर फिर भी हमें वो फिनिशिंग अचीव नहीं हुई तो हम सुपर फिनिशिंग पे जाते हैं। तो ये ग्राइंडिंग क्या करता है कि अगर हम ग्राइंडिंग से मशीनिंग करेंगे तो हमें सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छा मिलता है। थिक और थिन शीट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, हार्ड मटेरियल के लिए भी एप्लीकेबल है। अब थिक और थिन और हार्ड, थिन इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ मटेरियल रिमूवल रेट बहुत स्लो है, तो हमें बहुत ही स्मॉल लेवल पे अगर मटेरियल रिमूव करना है तो थिन शीट पे हम इजीली कर सकते हैं। थिन शीट पे अगर आपको कोई काम करना हो, जैसे कि आप लेथ मशीन पे जाओगे, ड्रिलिंग पे जाओगे या शेपर प्लेनर से काम करना चाहोगे, नॉट पॉसिबल, वो कहीं ना कहीं डर रहेगा अंदर की, मतलब अगर हमारे पास वो फिनिशिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर क्लोज है तो फिर हम नहीं कर पाएंगे उसको, तो हम ग्राइंडिंग को प्रीफर करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग से हम कटिंग भी कर सकते हैं, ग्राइंडर कटर उसे कहते हैं, इसी व्हील से हम कटर कर सकते हैं, बस उस व्हील की थिकनेस बहुत कम होती है। और कॉम्प्लिकेटेड शेप, लाइक जैसे कि अगर हम कॉम्प्लिकेटेड शेप की बात करेंगे, कोनिकल शेप है तो कोनिकल शेप की भी कर सकते हैं, सर्कुलर होल है उसकी भी कर सकते हैं। सर्कुलर होल का मतलब ये हमारा वर्क पीस है, टूल है हमारे पास, ये टूल है, सॉफ्ट है, हमने इस पर ग्राइंडर लगा दिया, ये कोनिकल शेप में है, दिख रहा होगा अगर आपको, तो ये कोनिकल शेप में है। या ये समझो कि हमारे पास कोई ऐसा वर्क पीस है जिसका कुछ इस तरीके से है, ये हॉलो शेप है। अब हमें इसकी इंटरनल सरफेस फिनिशिंग करनी है, तो हमें हमारा जो टूल होगा कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दैट।
ये एब्रेसिव पार्टिकल इस पे लगे हुए होंगे, यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे हुए होंगे, ये रोटेट करेगा और जब हम इसको इंसर्ट करेंगे या मशीनिंग कर देगा। तो कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कभी कभी ये बायोमेडिकल में भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमें टिथ इंटरनली अगर हमें ड्रिल करके वो ग्राइंडिंग करके उसको शॉर्पनेस कम करनी तो टिथ के लिए कर सकते हैं। नेल के लिए भी कभी कभी यूज़ होता है। कुछ इंटरनल्स जो हमारे बोन्स होते हैं उनके लिए भी हमें ग्राइंडर यूज़ किया जाता है। तो ये बायोमेडिकल में भी यूज़ होता है। ये मतलब बहुत ही काम की चीज़ है ये, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि मटेरियल रिमूवल रेट बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत कम है इसका, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं। एप्लीकेशन है सरफेस फिनिशिंग, जहाँ भी करना होगा, पार्टिंग यानी कट करनी होगी वहाँ पे भी कर सकते हो आप। क्लोज डायमेंशन अचीव करना है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ये है ग्राइंडिंग मशीन। जैसे एक बेंच ग्राइंडर होता है, एक सरफेस ग्राइंडर होता है। ये सरफेस ग्राइंडर मशीन है, इसमें आप देखोगे कि जो टेबल, इसका नाम जैसे लिखा गया हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल। टेबल ये है हमारा टेबल है और ये मैग्नेटिक चक के थ्रू यहाँ वर्कपीस को रिजिडली हेल्ड किया गया है। मैग्नेटिक चक इसमें यूज हो रहा है। यहाँ से हम फीड दे देंगे अलोंग द प्लस एक्स और माइनस एक्स के अबाउट ये बात करते हैं। इस फीडिंग, ये फीड के लिए दोनों, ये जो है हमारे पास हैंडल है फीड के लिए है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है किसका, ग्राइंडिंग व्हील जिसमें लगा हुआ है, और इससे हम अप एंड डाउन कराते हैं। ये अप एंड डाउन कराता है इस डायरेक्शंस में और हम फीड देते हैं अप एंड डाउन के थ्रू और ये ग्राइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है। ये है हमारा सरफेस ग्राइंडर। ये हमारा बेंच ग्राइंडर। मोस्टली जगह आप देखोगे, हमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इसको देखा होगा आपने यूज़ करते हुए। अगर हमें जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसकी शार्पनिंग करनी है, घर पे जो आप नाइफ यूज़ करते हो उसकी शार्पनिंग करनी है, तो ये यहाँ पे ये आप यूज़ कर सकते हो। डू व्हील्स हो तो दोनों व्हील्स को आप रोटेट करा सकते हो हाई आरपीएम पे। और स्मॉल वर्क पीस है जिसको आप सरफेस ग्राइंडर पे अगर आप हेल्ड नहीं करा पा रहे हो मशीनिंग ईजिली, तो यहाँ पे आप खुद ग्रिपिंग खुद पकड़ के ही आप इसको मशीनिंग ग्राइंडिंग करा सकते हो आप, ठीक है। अब बात आती है ग्राइंडिंग व्हील्स की, जो कि हमारे टॉपिक का हिस्सा एक है कि ग्राइंडिंग व्हील्स है क्या। तो ग्राइंडिंग व्हील्स इट इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस विच इज़ मेड बाय द एब्रेसिव पार्टिकल्स नोन एज अ ग्रिट या ग्रेन। ये उसी का बना होता है। और इसका जो हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये डायमीटर, थिकनेस और बोर का मतलब यहाँ बोर डायमीटर से है। जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये हो गया हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील है। तो ये इसकी थिकनेस आप देख रहे हो, ये जो फ्रंट पे यहाँ से दिख रही है ये थिकनेस है, ठीक है। ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये बोर है, मतलब जो सॉफ्ट इसमें जहाँ पे इसको सॉफ्ट में होल्ड करा जाएगा जो होल है वो बोर। तो इन तीनों पैरामीटर्स को हम बात करते हैं। ये विड्थ, ठीक है, ये विड्थ, ठीक है, ये बोर, और ये यहाँ से जो डायमीटर की बात हम कर लेंगे, टोटल ये डायमीटर हो गया हमारा डायमीटर। तो ये तीन के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि मतलब इनका ग्राइंडिंग व्हील्स का कैसे हम स्पेसिफाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्राइंडिंग व्हील कैसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते। आप जाओगे कहीं भी ग्राइंडिंग व्हील परचेज करने तो उसका एक स्पेसिफिकेशन कोड होगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा, तो हम बात करते हैं। तो बेसिकली उसके डायमेंशन जो भी होगा, जो उसके पैकेज पे लिखा होगा डायमेंशन, पहला जो डिजिट होगा डायमेंशन ऐसे ही मेंशन होगा, जो 200 × 43 × 125 mm, तीनों डायमेंशन mm में है, वो बता देगा कि इसका डायमीटर कितना, 200 पहला डिजिट है, उसके बाद थिकनेस क्या है और उसके बाद बोर का डायमीटर क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम उसको व्हील को हम पता कर लेते हैं कि उसका डायमेंशन क्या है। स्पेसिफिकेशन इन द सेंस ऑफ कंपोजिशन वो तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा है इसका ग्राइंडिंग व्हील को। जब हम ऑपरेशन करते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, वो 4 कैटेगराइज में डिवाइड होता है। तो जो 4 कैटेगराइज होता है तो उसको हम 2 पैरामीटर चूज करते हैं। पहला पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, जो हमारा पोजीशन है किसका, स्पिंडल, जिसमें वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील फिक्स है, यानी ये पोजीशंस की हम बात करेंगे। ये पोजीशंस की, ये किस पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। दूसरा हम देखेंगे कि जिस पे हम मशीनिंग कर, जिस वर्कपीस का, वो टेबल पे है, टेबल का रोटेशन कैसा है,
टेबल का रोटेशन मतलब रेसिप्रोकेटिंग है कि या रिवॉल्व कर रहा है, रोटरी है। जैसे हमारे पास कोई वर्क पीस है, हम अगर वर्क पीस की बात कर लें तो जैसे हमने एक वर्क पीस ले लिया, ये वर्क पीस है हमारे पास, तो ये हमारे इसमें आगे लगा हुआ है, तो ये अगर हमारा टेबल ऐसे रोटेट कर वर्क पीस ऐसे जा रहा है तो ये ग्राइंडिंग हुआ, तो ये पोजीशन क्या, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और रोटरी सॉरी रेसिप्रोकेटरी टेबल। तो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और रेसिप्रोकेटरी टेबल यानी पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या हुआ, वर्टिकल स्पिंडल, ये वर्टिकल पोजीशंस पे है और रेसिप्रोकेटिंग टेबल है यानी रेसिप्रोकेटिंग टेबल। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप कहोगे सर ये तो फीस आप लिफ्ट फर्स्ट करनी वो ग्राइंडिंग कर ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमें इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, जैसे मान लो कि हमने ग्राइंडिंग व्हील इसमें लगा दिया, ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये ऐसे मशीनिंग करते हुए ऐसे साइड से भी जा सकता है, या ये कोनिकल शेप होगा तो ये कोनिकल शेप पे हमें सर्कुलेशन होल भी करना होगा तो भी हम कर सकते हैं, सरफेस की भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तीसरा जो है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, यानी ये पोजीशन स्पिंडल हमारा ये हुआ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटरी टेबल, यानी टेबल हमारा ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, ये रोटेट करेगा। तो ये जैसे ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और रोटरी टेबल आपको दिख रहा होगा कि ये सारे ये वर्कपीस है, इसको हमें सरफेस पे हमें करना है, तो ये हम रोटेट करते जाएंगे इसको और ये अपनी पोजीशंस पे रिवॉल्व करेगा स्पिंडल हमारा और मशीनिंग होती जाएगी। फोर्थ पोजीशन है आपका वर्टिकल स्पिंडल, ये रहा वर्टिकल स्पिंडल और रोटरी टेबल, रोटरीज वर्टिकल स्पिंडल और रोटरी टेबल ऐसे ये करना है हमको। तो इसका ये है कि सरफेस पे भी आप कर सकते हो, साइड में भी आप कर सकते हो, इससे साइड का मतलब सर्कुलर वर्कपीस है उसमें भी आप कर सकते हो आप। तो ये चार मैकेनिज्म बेसिकली इसी चार को हम आगे यूज करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये क्या है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है, ठीक है, और वर्कपीस आपका आप रेसिप्रोकेटिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये देखो वर्टिकल स्पिंडल है, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है और ये आपका क्या है रेसिप्रोकेटिंग टेबल है, इसमें आपको दिख रहा है क्योंकि ये जो टेबल है हमारा along द प्लस एक्स और माइनस एक्स मतलब इस तरह जा रही है। तो ये ऐसे ही जब आप इसकी ग्राइंडिंग ऑपरेशंस की बात करोगे तो बेसिकली इसी तरीके से हम इसको मशीनिंग के बिहाफ पे हम क्लासिफाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं, कितने शेप्स आप देखने को मिल जाएगा कि ग्राइंडिंग व्हील में कितने टाइप के शेप्स होते हैं। यू कैन सी हियर बेसिक कॉमन जो यूज हो रहा है वो ये है, ये साइज बाई डायमीटर इसका बहुत छोटा है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, दिस इज ऑल्सो ए ग्राइंडिंग व्हील। ये थोड़ा सा स्लाइटली कोनिकल शेप में आ गया, यू कैन सी हियर। ये है हमारा लाइकली आइसक्रीम शेप का है, ये सब आप देख सकते हो कि डिफरेंट शेप है। ये आपका स्फेरिकल शेप है, ये सारे अलग अलग, ये अम्ब्रेला शेप है। तो ये सारे अलग अलग शेप्स के सारे ये ग्राइंडिंग व्हील के शेप्स हैं। डिपेंड ऑन द कैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का शेप है जिसकी हमें ग्राइंडिंग करनी है, उस हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं और हम वैसे ही हम उसको कास्टिंग करके हम बनाते हैं नया ग्राइंडिंग व्हील जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप, मतलब शेप के बिहाफ पे ये ग्राइंडिंग व्हील है। इसके अलावा और भी चीज़ होती है, जब आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखोगे या उसके विड्थ के बिहाफ पे देखोगे तो आपको ग्राइंडिंग व्हील्स के और सारे स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे आपको, जो डिसाइड करते हैं हम क्या है कैसे। अब बात आती है कि ग्राइंडिंग व्हील बना किसका होता है। ग्राइंडिंग व्हील इज द मेड ऑफ एब्रेसिव व्हील्स। एब्रेसिव व्हील्स बेसिकली एक हार्ड पार्टिकल्स होता है, मेटल और नॉन मेटल बोथ, दे आर मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। जैसे कि सिरेमिक भी हो सकता है हमारा, दैट इज ए नॉन मेटल, सिल्का हो सकता है, ठीक है, एल्युमिनियम हम यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर and composite over a peripheral of the circular shape devices that is known as a grinding wheel। तो एब्रेसिव पार्टिकल्स दो टाइप से होते हैं, पहला नेचुरल एब्रेसिव, दूसरा आर्टिफिशियल एब्रेसिव। बेसिकली इन्हीं के कैटेगराइज में हम इनको डिवाइड करते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल्स। नेचुरल मीन्स द एब्रेसिव पार्टिकल्स वी आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, ठीक है, लाइक सैंड स्टोन। आपने सैंड पेपर देखा होगा, जैसे आप मतलब एमरी पेपर कहते हो,
तो उसे हम एमरी पेपर को आपने देखा होगा, वो नेचुरल है, जो कि आप डेली लाइफ में देखते हो। आप घरों में जैसे कभी हम कोई वाइट वॉशिंग का काम होता है तो हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है एमरी पेपर। एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हमें नेचर से मिल जाता है, तो इसलिए हम उसको नेचुरल कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा भी मॉडिफाई कर दिया तो हमने, तो ये आर्टिफिशियल कैटेगरी में हो जाएगा। और मॉडिफाई इन द सेंस कि अगर इसमें हमने कुछ एलॉइंग कर दी, इसकी हार्डनेस और ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये आर्टिफिशियल कैटेगरी में चला जाएगा। सैंडस्टोन, कोरेंडम, डायमंड, डायमंड भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में आएगा, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि नेचुरल, हम डायमंड को हम नेचुरली भी डेवलप करते हैं और आर्टिफिशियली भी डेवलप करते हैं। तो डायमंड और ये एल्युमिनियम, ठीक है। आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो डायमंड, जैसा कि हमने इसीलिए इसको पहले पॉइंट पे मेंशन कर दिया, क्योंकि डायमंड हमारा नेचुरली भी होता है, जो हमें कोयले की खदान से मिलता है, और आर्टिफिशियली हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं। क्यूबिक बोरान नाइट्राइट, जो कि ये भी एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, क्योंकि हम इसे डेवलप करते हैं। क्यूबिक बोरान नाइट्राइट हमें डायरेक्ट वहाँ से नहीं मिलता है, नेचर से नहीं मिलता, हम इसको सारे बोरान और नाइट्राइट और ये सारी चीज़ों को मिला के हम नया मटेरियल डेवलप करते हैं। ग्लास पाउडर, जिसमें सिरेमिक भी हमारा आता है, सिलिका कार्बाइड SiC, ये दो चीज़ें होती हैं। हार्डनेस के मामले में नंबर 1 पे डायमंड है, उसके बाद क्यूबिक बोरान नाइट्राइड है। मतलब ये दोनों टॉप 2 हार्डेस्ट मटेरियल है। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा टाइटेनियम या उससे भी ज़्यादा हार्डनेस वाले मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो डायमंड और इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। जितने भी हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनमें से कुछ के हमने डिस्कशन किया। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है Al2O3, SiC, सिलिका कार्बाइड, CBN और डायमंड, ये सारे बहुत सारे पॉपुलर्स हैं। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ मतलब दे मेंटेन देयर हार्डनेस, क्योंकि जब हम मशीनिंग करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, कंटिन्यूस मशीनिंग में कंटिन्यूस फ्रिक्शन होगा और हीट बहुत ज़्यादा होगा। तो मटेरियल जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, दे नॉट लूज देयर हार्डनेस, दे नॉट ब्रेक देयर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब कि एक दूसरे से जो एब्रेसिव पार्टिकल्स बॉन्ड किए हुए वो टूटे ना, ठीक है। तो और किस मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यू ऑलवेज चूज दैट मटेरियल्स विच हार्डनेस इज मोर दैन वर्क पीस हार्डनेस, सो इट इज़ अ मेन क्राइटेरिया। इवन दे नॉट केमिकली रिएक्ट, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट में रहते हैं ये वो, तो केमिकली रिएक्ट भी नहीं होना चाहिए। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको हम प्रीफर करते हैं हाई स्पीड स्टील के लिए, और या स्टेनलेस स्टील 400 सीरीज है उसके लिए। क्रोम प्लेटेड, प्लेटेड का मतलब कि उसको हमने प्लेटिंग की है, कोटिंग की है, उसके लिए हम करते हैं। इनका जो कलर होता है पिंक और ब्राउन, 2 कलर को हम प्रीफर करते हैं। ऐसे ही सिलिका में भी 2 कलर होता है, ग्रीन और ब्लैक। तो SiC ब्लैक, SiC ग्रीन, इनकी कोडिंग होती है, उस हिसाब से उनका नाम दे, जैसे एल्युमिनियम का A हो जाएगा, सिलिका का C से हो जाता है, ठीक है। और सिलिका जो होता है, सिलिका कार्बाइड, ये एल्युमिनियम से हार्डनेस के मामले में ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको हम कहीं कहीं नहीं प्रीफर करते, क्योंकि केमिकली रिएक्टिव है आयरन के साथ, आयरन के साथ ये रिएक्टिव है। हाँ, बट ये क्या होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, या थर्मल कंडक्टिविटी में बात करें तो मतलब थोड़ी वीक कम होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो कुछ मामले में हम इसको प्रीफर करते हैं। हार्डनेस इसकी जो होती है एल्युमिनियम से बेटर होती है, और ये दोनों चीप एंड बेस्ट है हमारे लिए। इकोनॉमिकली बात करें तो ये चीप एंड बेस्ट है, इसके लिए इन दोनों को हम बहुत ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं। उसके बाद आता है डायमंड और CBN, इन दोनों बहुत ही प्रीशियस मटेरियल है। प्रीशियस का मतलब कि जब हमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करनी है, जहाँ पे और ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी आए चाहिए हमें, वहाँ पे ये प्रीफर करते हैं। लेकिन दोनों के दोनों बहुत ही कॉस्टली हैं। और आपको हार्डनेस के मामले में जो सबसे ज़्यादा हार्डनेस है डायमंड की, आफ्टर दैट CBN की, CBN क्यूबिक बोरान नाइट्राइड की, ठीक है। ये दोनों हार्डेस्ट मटेरियल के लिए यूज होते हैं। जैसे डायमंड को आप देखोगे स्टोन, प्रेशियस मेटल्स, जैसे ऑर्नामेंट्स आप बनते हैं, जो आप ज्वेलरी में यूज़ करते हो, जो अंगूठी पहनते हो, अंगूठी में जो पत्थर आप पहनते हो, उनके लिए ये जो हमें फिनिशिंग देनी होती है वहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉन्ड की, कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं व्हील्स पे लगे हुए, उनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है। एक्चुअली दे आर क्लोज्ड इंटरएटॉमिक इन बॉन्डिंग बाय द केमिकल, दैट इज नोन एज अ वर्टिफाइड बॉन्ड, रेजिन बॉन्ड, सैलक बॉन्ड, रबर बॉन्ड एटसेट्रा। बहुत सारे ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है, और भी बहुत सारे हैं, बट उसमें से जो मतलब वो मोस्टली यूज होते हैं उस बॉन्ड की हम यूज़ करेंगे। बॉन्ड का मतलब यहाँ पे वही है कि किस टाइप की बॉन्डिंग हम उनके बीच में करा रहे हो, किस केमिकल से रिएक्ट करा रहे हो। क्योंकि हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होता है, हमेशा फॉलो करना होता है इस चीज़ों को, कि वेन वर यू आर मशीनिंग दे डू नॉट ब्रेक देयर बॉन्डिंग। क्योंकि अगर एक पार्टिकल से स्मॉल माइक्रो लेवल पे अगर उसने अपनी बॉन्डिंग ब्रेक की
तो वहीं से हमारा वियरिंग स्टार्ट हो जाएगा या क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा और माइट बी एब्रेसिव व्हील्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स ब्रेक, और हमारा लॉस हो सकता है और टाइम किल हो सकता है। तो हमें बॉन्डिंग का सिलेक्शन करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बॉन्डिंग का सिलेक्शन करना होता है कि हमें कैसा मशीनिंग करना है, क्या कूलेंट यूज़ करें, उसके हिसाब से बॉन्डिंग का सिलेक्शन करते हैं। विट्रिफाइड बॉन्ड है, विट्रिफाइड बॉन्ड की अगर हम बात कर लें तो मतलब जहाँ पे हाई स्टॉक रिमूवल रेट की बात होगी है, ड्राई कंडीशंस का मतलब होता है कि वहाँ पर कूलेंट आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। रेजिन बॉन्ड की बात कर देते हैं, हैवी ड्यूटी जहाँ पे कंटिन्यूस आपको काम करना हो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। सैलैक, रबर, रबर सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ऑक्सीक्लोराइड सबसे कम यूज़ होता है, ठीक है। और ये सबकी कंडीशन डिपेंड करती है कि आप कूलेंट कहाँ कैसे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस पर कितने कॉन्टीन्यूस काम है, क्या मटेरियल रिमूवल रेट है, उस पर ये डिपेंड करता है। ये सारे बॉन्ड का सिलेक्शन हम करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील ऑपरेशंस क्या होता है, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा था कि कैसे व्हील्स का मतलब डायमेंशन कैसे डिसाइड होता है, शेप कैसे होता है, कितने शेप का होता है ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील किसका बना होता है। तो अब्रेसिव पार्टिकल्स का हमने डिस्कस किया था। तो अब्रेसिव पार्टिकल जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो बॉन्ड, उस बॉन्ड को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन और जो बाकी चीज़ें छुटी हुई हैं इससे रिलेटेड, उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये रेफरेंसेस है जो हमने यूज़ किया इस लेक्चर में। थैंक यू।